नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट चालू करना है। अब हम राइट माइक्रो कंट्रोलर कैसे चुनेंगे? यानी कि हमें कौन-सा माइक्रो कंट्रोलर लेना चाहिए, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन-सा वाला चुनेंगे, आज उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत ब्रांड्स हैं, बहुत कोर हैं, बहुत टाइप के एमसीयूज़ हैं। अब कौन से काम के लिए किसको चुनना है, ये थोड़ा-सा टेढ़ी-घेर हो जाती है। आज हम उसी के बारे में सारी बात करेंगे कि भाई क्या-क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको चुननी है चीज़ें अपने माइक्रो एमसीयू के लिए। सबसे पहली बात आती है कि आपकी जो आप जब प्रोजेक्ट कोई भी बना रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो आप लिख लो सबसे पहले। यानी कि उसकी प्रोसेसिंग पावर मतलब उसको भारी काम करना है एमसीयू को या हल्का काम करना है। भारी काम, हल्के काम से मेरा मतलब होता है उसकी एल्गोरिथम कैसी है। मतलब उसमें जो आप प्रोग्राम चलाओगे वो कैसा चलेगा। सिंपल अपना हल्का काम है, बस बैठे रहना है, कुछ काम हो जाए तो कर लेना है या फिर उसको उसमें बहुत सारे इंटरप्ट्स हैं, बहुत सारे आईएसआर हैं, कई सारे काम एक साथ करने हैं और वो भी बहुत कम समय के दौरान यानी कि कम-कम छोटे-छोटे टाइम में मतलब ये कह लो कि नैनो सेकंड्स और माइक्रो सेकंड लेवल का काम है, ये आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह का चाहिए। उसके बाद फिर आ जाएगी बात कि मुझे पेरिफेरल्स कौन-कौन से चाहिए। पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है, एक तो हमारा मेन प्रोसेसर हो गया, उसके बाद पेरिफेरल्स ये सारे हमारी एडीसीज़ हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये डैक हो गया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। पीडब्ल्यूएम के चैनल होते हैं, हमें पीडब्ल्यूएम से कंट्रोल करना है क्या, टाइमर्स कितने चाहिए, कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमें कौन-कौन सा यूज़ करना है या फिर जो मैं जो लगाऊँगा, मैं जो अपने सर्किट को इंटीग्रेट करूँगा एक्सटर्नल वर्ल्ड से, वो किस पे इंटीग्रेट करूँगा, एसपीआई पे करूँगा, आई2सी पे करूँगा, यूआर्ट है, अगर ऑटोमोटिव सिस्टम है तो क्या कैन है उसमें, नॉर्मल हाउसहोल्ड अप्लायंस है तो क्या उसमें यूएसबी कनेक्शन है, कोई नेटवर्क रिलेटेड काम है तो क्या उसमें ईथरनेट का सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें मैं उसमें लगाऊँगा, देखूँगा कि भई क्या मेरे को करना है। कनेक्टिविटी, फिर मुझे और कनेक्टिविटी देखनी है, अगर मेरा आईओटी बेस्ड कोई एप्लीकेशन है तो क्या मैं वाई-फाई है, ब्लूटूथ है, लोरा है। क्या-क्या मतलब मुझे रिक्वायरमेंट क्या-क्या होगी, क्लियरली सारी चीज़ें लिख दो। फिर पावर कंसिडरेशन यानी कि बैटरी से पावर होना है, तो मुझे उसकी पावर वो देखनी पड़ेगी। मेरे को मेन से ऑपरेट होना है या कोई एडाप्टर लगा के उससे ऑपरेट होना है, वो सब भी मैं नोट करूँगा। ये सारी चीज़ें नोट की जाएँगी, देखी जाएँगी। ये एक एक ये बेस है ब्रॉड जिसके बेस पर हम सिलेक्शन करेंगे। फिर आती है परफॉर्मेंस। अब मेरे को बात होगी कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है। यानी कि वो 8 बिट का है, 12 बिट का है, 32 बिट का है। इसका मोटा-मोटी आप ये समझो बिट का मतलब कि भई एक टाइम पे वो कितने बिट प्रोसेस करता है। यानी कि जिस रोड से बातचीत जिस रोड पे लोग चलते हैं उसके अंदर, वो कितनी चौड़ी है, कितने लेन की है। 4 लेन की है, 6 लेन की है, 8 लेन की है, उस तरह से आप समझो इसको कि अगर 8 फीट छोटी कोई एप्लीकेशन है, तो उसके लिए 8 फीट लगा लो जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करवानी। थोड़ा-सा मोड इससे हल्का-सा मॉडरेट आ जाता है, बीच में एक बात आ जाती है, तो आप क्या करो 16 बिट पे आ जाओ और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए, डाटा भी बहुत जल्दी-जल्दी आगे-पीछे होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, उसके लिए आप 32 बिट का ले लो। सेम फिर क्लॉक की स्पीड आ जाएगी कि कितने मेगाहर्ट्ज़ पे चलती है क्लॉक की स्पीड। वो 10 मेगाहर्ट्ज़ का है, 16 का है, 50 का है, 60 का है, 100, 120 तो बहुत भारी-भारी आ जाते हैं और ज़रूरत नहीं है मतलब कि पहले जैसे हम उधर 12 मेगाहर्ट्ज़ पे टंगे रहते थे या 16 मेगाहर्ट्ज़ पे टंगे रहते थे। 4 मेगाहर्ट्ज़ हुआ या 8 मेगाहर्ट्ज़ हुआ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो बहुत हाई मतलब काफ़ी ऊँचे भी 100 के रेंज में भी हमें मिल जाते हैं। फिर मेमोरी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। मैं उस ठीक है? अब तक मैं फिर यहाँ सिलेक्शन कर दूँगा मुझे कौन-सा वाला चाहिए, 8 बिट का चाहिए, क्लॉक स्पीड क्या चाहिए या 16 बिट का, 32 बिट का चाहिए। उसके बाद फिर आ जाएगी मेरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट, ये कि जो मेरा प्रोग्राम होने वाला है, फर्मवेयर जो मेरा रहेगा, फर्मवेयर, वो भारी है, हल्का है, छोटा-सा ही प्रोग्राम है, तो कुछ केबी में निपट जाएगी बात। बड़ा प्रोग्राम है, अच्छे खासे केबी में चली जाएगी बात और फिर मुझे साथ में रैम कितनी चाहिए, प्रोसेसिंग कैसी करवानी है मुझे उसमें। आर्किटेक्चर कैसा है, मुझे रैम कितनी रैम चाहिए, वो भी मेरी बात यहाँ पर आएगी कि मैं उसके बेस पर भी मैं एमसीयू को सेलेक्ट करूँगा। फिर फिर ये है कि भई स्केलेबिलिटी और फ्यूचर प्रूफिंग यानी कि
मैं उसको अगर मुझे सेम सेम ही सीरीज़ में किसी एमसीयू के सेम सीरीज़ में ऊपर या नीचे जाना है, तो क्या मैं वो जा सकता हूँ? मैं ये पॉइंट को भी ध्यान रखूँगा कि क्या मैं उसमें जा सकता हूँ? और फ्यूचर प्रूफिंग मतलब मैं सपोज़ करो मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो 20 साल तक चलना है और एमसीयू वाले कह रहे हैं कि हम तो 5 साल बाद इसको बंद कर देंगे। ऐसा तो नहीं है। मेरा जो एमसीयू है जो चलेगा वो जब तक मेरा प्रोडक्ट चल रहा है तब तक वो भी गारंटी देते हैं इस चीज़ क्योंकि इतने जल्दी से बदल रही हैं चीज़ें, इतना बहुत कुछ बदलाव आ रहा है एक तरह से तो कह नहीं सकते। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी थी और अब भी हैं, वरना तो सब कुछ चेंज कर देते हैं एमसीयू वाले। कोई भी कंपनी होगी वो चेंज कर देगी, अपडेट करती रहती है। वो आपको देखना है कि आपको स्केलेबिलिटी है, फ्यूचर प्रूफिंग है, ये सब कुछ है। पावर की एफिशिएंसी, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो ऊपर पहले पावर का मोड कौन-सा था। अगर बैटरी ऑपरेटेड है तो आपको चाहिए लो पावर मोड भी हो उसमें, स्लीप मोड भी हो, ताकि आपको पावर सेव करनी है, बैटरी पे ऑपरेट होना है। पावर कंजम्पशन कितनी है उसकी, ये भी एक फैक्टर होता है कि भई एक्टिव पावर कितनी है, मतलब नॉर्मली चलते समय वो कितनी पावर ले रहा है। वो भी मैं अगर बैटरी पावर्ड है तो सोचूँगा कि कम से कम ले। वैसे भी अगर बैटरी पावर्ड भी नहीं है, एडाप्टर पावर्ड भी है, तब भी मैं कोशिश करूँगा कि कम ही ले। मैं क्यों पावर को ज़्यादा वेस्ट कराऊँ? लेकिन जहाँ वाईफ़ाई या ब्लूटूथ आ जाता है, वहाँ थोड़ी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो भी एक एक पावर ट्रांसमिट करते हैं, वो भी एक काम चल रहा होता है। तो उसमें थोड़ी पावर ज़्यादा हो जाती है। सेम कनेक्टिविटी का आ जाएगा प्रोटोकॉल कि मेरा कौन-सा है, मुझे वायर्ड कनेक्टिविटी चाहिए या फिर वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए, ये भी मेरा डिपेंड करेगा। इस पर भी मेरा सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि मुझे क्या करना है। डेवलपमेंट का इकोसिस्टम अब मैंने एमसीयू पसंद तो कर लिया, ले तो लिया, अब उसके डेवलपमेंट के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं है, वो बड़ा गंदा है। जैसे आर्डिनो है या ESP32 है, इसका आपको इकोसिस्टम, इसके डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें काफ़ी मिल जाएँगी। पहले में जाओ तो पिक था, उसका बड़ा अच्छा सपोर्ट रहता था। सपोर्ट का इन सेंस के कंपनी दे ना दे लेकिन लोगों ने बहुत यूज़ किया हुआ है, तो आपको उसके ट्यूटोरियल्स, उसके वीडियोज़, उसके बारे में जानकारी बहुत मिल जाएगी। लेकिन नए जो हैं टीआई के हैं एमसीयूज़ आते हैं या फिर और भी कई कंपनीज़ हैं, उनमें सपोर्ट बड़ी गंदी रहती है। मेरा भी बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। नहीं होती इतनी अच्छी सपोर्ट। आपको जो थोड़ा बहुत जो उनकी जो लिखी हुई एप्लीकेशन नोट्स से मिल गया तो मिल गया। किसी वैसे नॉर्मली जनरली नहीं अवेलेबल रहती कि मार्केट मतलब आप गूगल पर सर्च करो तो आपको बहुत भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आर्डिनो के काफ़ी भरे हुए हैं। ESP32 का इकोसिस्टम डेवलपमेंट का बहुत सही है। आप क्या है कि आपको डेवलपमेंट का टाइम बहुत कम लग जाता है इसमें। आपको अगर आप कोई और एमसीयू लेते हो सपोज़ करो XYZ जिसका इकोसिस्टम नहीं है, हो सकता है कि शायद आपको 1-1 साल लग जाए प्रोडक्ट बनाने में क्योंकि आपको उसकी बारीकियाँ नहीं पता। आप हर चीज़ को पहले ट्रायल एंड एरर पे करोगे, आप पहले यूज़ करोगे, आपको पता है नहीं ये तो गलत है, फिर नया अपडेट करोगे, फिर नया अपडेट करोगे। और अगर आप पहले से ही इसके अवेलेबल इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, तो आपका डेवलपमेंट टाइम जो 1 साल का था, मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 महीने से ऊपर जाएगा वो। इसलिए कोशिश करो कि ऐसा एमसीयू लिया जाए, जिसका डेवलपमेंट इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा हो। फिर कॉस्ट की बात आती है, कि कॉस्ट में कौन-सा है, जो ज़्यादा चल रहा होता है, वो क्योंकि ये कॉस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी आपके प्रोडक्ट को, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे होंगे या प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, उसमें चाहिए। कॉस्ट भी कई तरह की है, एक तो एमसीयू की कॉस्ट है, फिर डेवलपमेंट कॉस्ट है कि पता चला उसके प्रोग्रामर बड़े महँगे-महँगे आते हैं, उसका डेवलपमेंट बोर्ड ही बड़ा महँगा है, कैसे करें? क्योंकि वो तो फिर सीखने के लिए हो गया, करने के लिए हो गया, आगे तो नया ही बनाना है। फिर अब जब प्रोडक्शन में चलेगा, उसका क्या रहेगा, उसमें कैसे प्रोग्राम होएगा, वहाँ पर क्या हमारा नज़रिया रहेगा प्रोग्राम करने का, चीज़ करने का, ये भी मेरे स्केलेबिलिटी में आता है। स्केलेबिलिटी वही बात आ गई कि मेरे को आगे तक के लिए है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है या रिस्क में रहूँगा मैं, वो दिक्कत है। पैकेज, फ़ॉर्म फैक्टर वही मेरा इस पे ये डिपेंड करेगा मेरे प्रोडक्ट के ऊपर कि मुझे साइज़ कितना रखना है अपने प्रोडक्ट का, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये वो कौन-कौन से पैकेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं। उस पैकेज पे डिपेंड करेगा पिन काउंट, रिलायबिलिटी और सर्टिफ़िकेशन दैट्स ऑल पॉइंट आखिर कि भाई पूरा रिलायबिलिटी का सर्टि वो कि भाई हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है, EMI से कंप्लायंस है, सर्टिफ़िकेशन मिल जाए हर चीज़ के, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा ऑटोमोटिव एप्लीकेशन है या फिर मेरी कोई बहुत रोबस्ट एप्लीकेशन है, रस्ड एनवायरनमेंट में रहना है, वो सब काम मेरा हो पाए। तो आज मुझे उम्मीद करता हूँ कि अब काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि भई कैसे मेरे को एक एमसीयू को सेलेक्ट करना है। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मुझे आप बताना। धन्यवाद।